नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज की इस कक्षा से हम एनसीईआरटी की सीरीज को शुरू करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से हम कक्षा 6 से 12 तक की जो हिस्ट्री की एनसीईआरटीज हैं उनको हम समझने का प्रयास करेंगे और इसके तहत कक्षा 6 से लेकर जो एनसीईआरटीज महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से उनको समझने का भी प्रयास करेंगे। इसके तहत हम कुछ महत्वपूर्ण ऐसे तथ्य भी आपके साथ साझा करेंगे जो आपसे आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं और किस प्रकार से प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो हमें उस रणनीति पर चर्चा करनी है कि किस प्रकार से एनसीईआरटी बेहतर तरीके से पढ़ी जानी चाहिए, इसमें जो महत्वपूर्ण शंकाएं वगैरह होती हैं उसका निवारण कैसे किया जाना चाहिए और इसको किस प्रकार से आप महत्तम तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी जो आज का हमारा सेशन रहेगा वह केंद्रित होगा एनसीईआरटी के एक प्रभावी अध्ययन की रणनीति पर। तभी हम एनसीईआरटी को बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे और धीरे धीरे हम इसको शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर हमें एनसीईआरटी को पढ़ने की आवश्यकता क्यों है। मुख्य रूप से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि चूंकि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं अथवा विविध प्रकार की पीसीएस परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी या यूपीपीसीएस आदि, तो इसमें हमें कक्षा 6 की किताब जो एनसीईआरटी की पुस्तक है या कक्षा 7 की किताब जो एनसीईआरटी की पुस्तक है, आखिर उसको हमें क्यों पढ़ने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होना चाहिए। तो इसके संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से एनसीईआरटी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यह एक सरकारी स्रोत है, यानी यह एक सरकारी संस्थान के द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। एनसीईआरटी एक सरकारी संस्थान है और इसके द्वारा स्कूली शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण रूप से बढ़ावा देने के लिए इन पुस्तकों को लिखा गया है। यानी एक तरीके से इसमें जो जानकारी प्रदान की गई है वह एक सरकारी जानकारी है और ये एक ऐसी जानकारी है जिसे आप बिना किसी शंका के पढ़ सकते हैं। यानी इसकी ऑथेंटिसिटी पर किसी भी प्रकार का प्रश्न आप नहीं उठा सकते और इसमें जो फैक्ट्स वगैरह दिए होंगे, जो संकल्पनाएं वगैरह दी होंगी, इनको काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़कर याद रखा जा सकता है और इससे आप अपनी परीक्षा को पास कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जो इसका आप कह सकते हैं वैल्यू है, जो इसका महत्व है, वो ये है कि यह एक सरकारी स्रोत है और इसे आप बिना किसी शंका के पढ़ सकते हैं। अब दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे कि पिछले कुछ सालों में या फिर आप पिछले 10 से 20 सालों के क्वेश्चंस देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि एनसीईआरटी से ही बहुत सारे क्वेश्चंस सीधे सीधे जो है वह आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। और आगे हम आपको उदाहरणों के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे कि चाहे वो यूपीएससी की परीक्षा हो, चाहे वो बीपीएससी, यूपीपीसीएस या दूसरी परीक्षाएं हो, उन सब में आप ये देखेंगे कि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस का जो सोर्स है, यानी अगर किसी प्रकार के कोई प्रश्न को बनाया गया है तो उसको बनाए जाने में एनसीईआरटी एक महत्वपूर्ण सोर्स के रूप में हमें दिखाई देती है। यानी ज़्यादातर प्रश्नों का सोर्स एनसीईआरटी है और यदि आप सोर्स बुक को अध्ययन करेंगे, एक सोर्स बुक के रूप में एनसीईआरटी का अध्ययन करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि सीधे सीधे क्वेश्चन जो हैं आपको आपकी अपनी परीक्षा में दिखाई देंगे। यानी अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको जो है देखने हैं तो इसके लिए एनसीईआरटी का अध्ययन बेहद आवश्यक है। ठीक, तो ये इसकी दूसरी महत्ता है। जो तीसरी बात इसमें आपको समझनी है वो ये है कि यदि आप मुख्य रूप से यदि ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं जिसमें आपने उस सब्जेक्ट को पहले नहीं पढ़ा है, जैसे कि मान लीजिए आप जो है टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं, आपने बीटेक वगैरह किया है और आप जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी आदि को पढ़ना चाहते हैं और आप इसके मूलभूत विशेषताओं को जानना चाहते हैं, यानी अगर आपको इसकी बेसिक्स के बारे में जानकारी लेनी है तो किसी भी विषय का बेसिक्स समझने के लिए एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा उपयोगी पुस्तक के रूप में देखने को मिलती है।
विशेष रूप से ऐसे बैकग्राउंड के बच्चे जो मान लीजिए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, मेडिकल बैकग्राउंड के हैं और वो सामाजिक विषय को पढ़ना चाहते हैं, सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो गैर पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों के लिए ये बेहद लाभकारी है और इसके आपके माध्यम से आप बेहतर तरीके से ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि चूंकि एनसीईआरटी का जो आप कह सकते हैं बेसिक जो ऑडियंस है, यानी वह किसके लिए लिखी गई है, तो मूल रूप से जो एनसीईआरटी लिखी गई है वह बच्चों के लिए लिखी गई है, जिसमें कक्षा 6 के बच्चे, कक्षा 7 के बच्चे, कक्षा 8 के बच्चे या फिर 9th से लेकर 12th तक के बच्चों के लिए इन पुस्तकों को लिखा गया है। यानी ये बेहद आसान भाषा में लिखी गई पुस्तकें हैं और किसी भी विषय को समझने के लिए अगर एकदम प्रारंभ से, एकदम जीरो से अगर आप किसी विषय को पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए पुस्तकें सबसे बेस्ट मानी जाती हैं। यानी अब आपको इसमें किसी भी प्रकार की शंका नहीं रहनी चाहिए कि जब हम कहें कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना है तो एनसीईआरटी क्यों पढ़ने की सलाह दी जाती है। ये पॉइंट्स अगर आपके मन में रहेंगे तो कभी भी आपको जो एनसीईआरटी को लेकर किसी भी प्रकार की शंका नहीं होगी। तो एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये बात को समझ जाएंगे। अब हम उन पुस्तकों को देख लेते हैं, उन पुस्तकों का थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं कि जब हम हिस्ट्री के एनसीईआरटी की बात करते हैं तो हिस्ट्री के एनसीईआरटी में कौन कौन सी पुस्तकें आपको पढ़नी है या फिर आगे आने वाली क्लासेस में कौन कौन सी पुस्तकों को हम आपके साथ चर्चा करेंगे, कौन कौन सी पुस्तकें जो हैं हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कक्षा 6 से लेकर 12 तक की पुस्तकों का अध्ययन आपको करना है और इसमें हर सब्जेक्ट के अगर आप बेसिक्स को जानना चाहते हैं, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, चाहे वो पॉलिटी का हो, चाहे वो इकोनॉमी का हो या जनरल साइंस वगैरह हो, तो इसमें आपको कक्षा 6 से 12 के संदर्भ में जो पुस्तकें हैं उनका अध्ययन करना चाहिए, जो जो उसके रेलेवेंट चैप्टर्स हैं। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो इतिहास की कुछ प्रमुख एनसीईआरटीज हमने आपके सामने प्रदर्शित की हैं, आप इनको देख सकते हैं। इनका हम आगे आने वाले समय में अध्ययन करेंगे। जैसे कि सबसे पहली जो पुस्तक है वह कक्षा 6 की पुस्तक है जिसका अध्ययन किया जाना है और इसे हम आवर पास्ट या फिर हिंदी में हमारे अतीत के नाम से जानते हैं। यानी एकदम शुरुआत से अगर आपको इसे पढ़ना है तो कक्षा 6 की हमारे अतीत वाली पुस्तक का अध्ययन आपको करना है। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे तो कक्षा 7 की पुस्तक, इसी का अगला वर्जन आप कह सकते हैं, जो आवर पास्ट पार्ट 2 है, यानी हमारे अतीत 2। ये कक्षा 7 की पुस्तक है जिसको आपको पढ़ना है। फिर आगे अगर हम चलें तो कक्षा 8 में हमारे अतीत की पुस्तक देखने को मिलती है जो भाग 3 के रूप में है। इसके जो है 2 भाग देखने को मिलते हैं जिसमें भाग 1 है और साथ ही इसका भाग 2 भी देखने को मिलता है। कई कई जगह आप यह भी देखेंगे कि भाग 1 और भाग 2 को समायोजित कर दिया गया है और वो एक ही पुस्तक के रूप में दिखाई देता है। लेकिन कहीं कहीं हम यह भी देखते हैं कि कक्षा 8 की जो हमारे अतीत की पुस्तक है वो 2 पार्ट्स में हमें दिखाई देती है। ठीक, तो जो भी हो, चाहे आपके पास 2 पार्ट्स में हो, चाहे वो सिंगल पार्ट में हो, आपको ये ध्यान रखना है कि कक्षा 6, 7 और 8 में जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी देखने को मिलती है वह आवर पास्ट या फिर हमारे अतीत के नाम से आती है और पार्ट 1 क्लास 6 में, पार्ट 2 क्लास 7 में और पार्ट ए पार्ट 3 कक्षा 8 में आपको पढ़नी है। ठीक है, तो 6, 7 और 8 की एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है आपको, तो हमारे अतीत भाग 1, 2 और 3। उसके बाद जो आपकी जो पुस्तकें हैं 9, 10, 11, 12 की, वह भी आपको समझनी चाहिए। तो कक्षा 9 में जो आपको मुख्य रूप से हिस्ट्री की एनसीईआरटी है उसका नाम है भारत और समकालीन विश्व, अंग्रेजी में से कहते हैं इंडिया एंड अ कंटेम्परेरी वर्ल्ड पार्ट 1। ठीक, तो ये वाली पुस्तक पढ़नी है। अब इसी के आगे इसका पार्ट 2 है जो आपको कक्षा 10 में पढ़ना होगा। इसका नाम है भारत और समकालीन विश्व भाग 2। ये पुस्तकें मुख्य रूप से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करती हैं जिसका हम अध्ययन करेंगे और ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है वो विविध विषयों से संबंधित है। ठीक है, कुछ का संबंध विश्व इतिहास आदि से भी है और इसके माध्यम से आप कुछ महत्वपूर्ण थीम्स वगैरह को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक, तो ये पुस्तकें जो हैं आपको कक्षा 9 और कक्षा 10 में पढ़नी है। फिर उसके बाद आपकी जो आप कह सकते हैं 11, 12, 12 में जो पुस्तकें हैं
उसमें एक पुस्तक का संबंध आपके प्योरली वर्ल्ड हिस्ट्री से है और बाकी जो 3 पुस्तकें हैं उनका संबंध मुख्य रूप से किससे है, तो भारतीय इतिहास से है। ठीक, तो कक्षा 11 के लिए जो इतिहास की पाठ्य पुस्तक है उसमें से एक पुस्तक है जिसका नाम है विश्व इतिहास के कुछ विषय। कौन सी पुस्तक है, विश्व इतिहास के कुछ विषय, यानी ये विश्व इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण पुस्तक है और इसके बहुत सारे पार्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, मुख्य रूप से यूपीएससी के दृष्टिकोण से। फिर उसके बाद जो आपकी अगली पुस्तक है वह है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, अंग्रेजी में से कहते हैं थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1। ये क्लास 11 की एक पुस्तक है और मुख्य रूप से जो आप कह सकते हैं एंशियंट हिस्ट्री है, प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो इसमें डील किया गया है। इसको आपको पढ़ने की आवश्यकता है, ये आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर उसके बाद क्लास 12th में आपको 2 पुस्तकें और पढ़नी है जिसमें थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 और थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3, यानी भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 और भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3। ये कक्षा 12 की पुस्तकें हैं और जैसे कि भाग 1 का संबंध प्राचीन भारत से था, इन दोनों पुस्तकों का संबंध मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि इंटरमीडिएट में जो आपके सामने 4 किताबें आएंगी उनमें से एक किताब वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है और जो 3 पुस्तकें हैं वो किससे रिलेटेड है, तो एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से। ठीक, तो ये कुल मिलाकर आपको हिस्ट्री की पुस्तकें पढ़नी है। अब यहाँ पर एक जनरल डिबेट भी देखी जाती है जो आपने हिस्ट्री के एनसीईआरटी के संदर्भ में पढ़ा होगा, जो सुना भी होगा और कई टॉपर्स वगैरह ने उससे चर्चा भी की है। कई बार ये कहा जाता है कि आपको हिस्ट्री की पुरानी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। ठीक, तो हम इस पे भी आएंगे। ये एक शंका रहती है कि क्या पुरानी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए कि हमें नई एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तो पुरानी एनसीईआरटी भी आप देख लीजिए। जो पुरानी एनसीईआरटी आती है वह पहले चला करती थी जिसमें प्राचीन भारत की, मध्यकालीन भारत की और आधुनिक भारत की पुस्तक हुआ करती थी। ठीक है, तो ये जो प्राचीन भारत की पुस्तक थी जो एनसीईआरटी की क्लास 11th में चला करती थी वह राम शरण शर्मा या RS शर्मा जी के द्वारा लिखी गई थी और वर्तमान में जो ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिकेशन है उस ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिकेशन के द्वारा इस प्राचीन भारत की जो एनसीईआरटी है उसको इंडियाज एंशिएंट पास्ट या फिर भारत के प्राचीन इतिहास के नाम से, प्राचीन भारत के इतिहास के नाम से राम शरण शर्मा जी ने इसको ओरिएंट ब्लैक स्वान से पब्लिश कराया है। तो बहुत सारे विद्यार्थी जो इसको पढ़ना चाहते हैं उनको वह मैं सलाह दूंगा कि आप यह भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको नई एनसीईआरटी नहीं छोड़नी है। ठीक है, प्रेफर किसको करना है, नई एनसीईआरटी को प्रेफर करना है और अगर समय मिलता है तो आप ये RS शर्मा की पुस्तक भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ओल्ड एनसीईआरटी में जो मध्यकालीन भारत की पुस्तक थी वह सतीश चंद्र की आती थी। ठीक है, सतीश चंद्र की पुस्तक आती थी और इस पुस्तक को भी ओरिएंट ब्लैक स्वान के द्वारा हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया या फिर मध्यकालीन भारत के इतिहास के रूप में प्रकाशित किया गया है। ठीक है, तो इस पुस्तक को भी रिकमेंड किया जाता है और यदि आपके पास समय है तो आप इसे पढ़ सकते हैं। जो तीसरी वाली जो पुस्तक है जो ओल्ड एनसीईआरटी के रूप में थी वह जो है मॉडर्न इंडिया की थी और ये मुख्य रूप से विपिन चंद्र जी के द्वारा लिखी गई है। यह जो है ओरिएंट ब्लैक स्वान के द्वारा आधुनिक भारत के इतिहास के नाम से छापी गई है और ये जो तीनों पुस्तकें हैं ये पहले ओल्ड एनसीईआरटी हुआ करती थी और इनको अब एक पुस्तक के रूप में छापा गया है। ठीक है, तो इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको पहला जो प्राथमिकता देनी है वो आपको नई एनसीईआरटी की देनी है और अगर उसके बाद आपको समय मिलता है तो आपको इनका अध्ययन करना चाहिए, लेकिन मुख्य रूप से आपको नई एनसीईआरटी पे फोकस करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे जो है हम कुछ महत्वपूर्ण शंकाओं के बारे में बात करेंगे, कुछ कन्फ्यूजन रहते हैं स्टूडेंट्स के मध्य, उन कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इन कन्फ्यूजन को दूर किया जाना चाहिए, किस प्रकार से जो है इन पे काम किए जाने की आवश्यकता है और किस तरीके से जो है इनको पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक, तो पहली जो शंका मन जो रहती है, जो पहला कन्फ्यूजन रहता है वो अभी मैंने आपको बताया। कई स्टूडेंट कहते हैं कि क्या पुरानी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, कई स्टूडेंट कहते हैं कि क्या नई एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तो इसके संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास कितना समय है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा समय रखते हैं, आपके पास जो है काफ़ी टाइम है, आप जो है 1-1.5 साल
अगले साल एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर आपके पास लगभग 18-20 महीने हैं, 1-2 साल हैं, तो आप पुरानी एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको जो है तुरंत एग्जाम देना है, आपके पास समय ज़्यादा नहीं है, तो आप नई एनसीईआरटी पे ही ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, अगर एनसीईआरटी पढ़नी है तो नई एनसीईआरटी पे आपको फोकस करना चाहिए। ठीक, दूसरी जो शंका रहती है वो ये रहती है कि क्या हमें कक्षा 9 से प्रारंभ करनी चाहिए एनसीईआरटी पढ़ना या फिर हमें कक्षा 6 से प्रारंभ करना चाहिए। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि मैं इसमें ये सलाह देता हूं बच्चों को कि अगर आपका उस सब्जेक्ट का बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, आप मेडिकल बैकग्राउंड के हैं, तो ऐसे में अगर आपको बेहतर तरीके से बेसिक्स को जानना है, ठीक, मूलभूत तरीके से विषय को समझना है, तो आपको कक्षा 6 से पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन में उस सब्जेक्ट को पढ़ रखा है, हिस्ट्री मान लीजिए आपने जो है ग्रेजुएशन में पढ़ रखा है, मान लीजिए आपने अपना इंटरमीडिएट ही आर्ट साइड से किया है, तो मैं बहुत ज़्यादा सलाह नहीं दूंगा कि आप कक्षा 6 की एनसीईआरटी को पढ़ें। ठीक है, तब आप 11-12 की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। अगर आपने आर्ट साइड से ही मान लीजिए अपने स्कूली शिक्षा को या फिर ग्रेजुएशन को किया है, तो आपको बहुत छोटी पुस्तकें कक्षा 6, 7, 8 की पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप 9, 10 या 11, 12 की पुस्तक भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप जो है बिल्कुल नए हैं सामाजिक विज्ञान में और आपको जो है बहुत सारी मूलभूत बातें पता नहीं है, तो इसके लिए आपको ये सलाह दी जाएगी कि आप जो है कक्षा 6 से अपनी पुस्तकें पढ़ना शुरू कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें तीसरी जो शंका रहती है वो रहती है कि क्या केवल हमें स्टैंडर्ड बुक्स ही पढ़नी चाहिए, प्रसिद्ध लेखकों की बुक्स ही पढ़नी चाहिए या फिर सारी की सारी। यानी कहने का मतलब ये हुआ, कई बार स्टूडेंट ये पूछते हैं कि क्या आर.एस. शर्मा, विपिन चंद्र और जो हमारे विपिन चंद्र, सतीश चंद्र की पुस्तकें हैं जो पुरानी एनसीईआरटी का नया रूप है, क्या केवल उन्हीं को पढ़ लें, नई एनसीईआरटी छोड़ दें? तो इस पे भी मैं यही सलाह देता हूं कि यह आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है। एजुकेशनल बैकग्राउंड का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए आपने जो है बीटेक कर रखा है, मेडिकल से आपने अपनी जो है आपने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया है और सामाजिक विज्ञान से संबंध में आपका बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो फिर आपको बेसिक बुक्स यानी कक्षा 6, 7, 8 की किताबें जो आपकी नई एनसीईआरटी वगैरह है उसको पढ़ना चाहिए। लेकिन आप पहले से अगर मान लीजिए उनको पढ़ चुके हैं अपने स्कूली जीवन में, अपने ग्रेजुएशन के दौरान, तब आप जो है स्टैंडर्ड बुक्स या फिर आपके जो प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तक है उस पर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 बातों पर डिपेंड करेगा, याद रखिएगा। पहली बात तो ये होगी कि आपके पास टाइम कितना है, समय कितना है, ठीक, और दूसरी बात क्या होगी कि आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड पे डिपेंड करेगा, एजुकेशनल बैकग्राउंड। ठीक, अगर मान लीजिए आपके पास तैयारी करने के लिए 1, 2, 3 साल हैं, तो आप बेसिक बुक्स भी पढ़िए फिर स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़िए। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास तैयारी का केवल 1 ही साल है, तो ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड किस प्रकार का है, आप कौन से सब्जेक्ट पे किस प्रकार की स्थिति रखते हैं। किसी विषय में अगर मान लीजिए आपकी पकड़ अच्छी है तो आप केवल और केवल स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तक पढ़िए। कोई विषय ऐसा है जो आपका कमजोर है, जिसमें आप ये महसूस करते हैं कि मेरी बेसिक्स अच्छे नहीं हैं, तो इसके लिए आप जो है कक्षा 6 की पुस्तक से शुरू करिए। ठीक है, 2 बातें हमेशा ध्यान रखनी है, कितना समय आपके पास है और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आप कौन से विषय में कितना सहज हैं, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सी क्लास की पुस्तक से शुरू करते हैं। ठीक, अब इसमें अगला जो शंका होती है वो ये होती है कि एनसीईआरटी बुक्स पे हमें कितना समय लगाना चाहिए। ठीक है, तो समय लगाने के संदर्भ में जो है मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप जो है इसको जल्दी जल्दी पढ़ने का टारगेट रखिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं देना है। ठीक, अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कहूँ कि अगर एनसीईआरटी की हिस्ट्री की पुस्तक अगर आपको पढ़नी है, तो ये टारगेट आपको रखना है कि कम से कम नहीं तो मैं 1 से 2 महीने में इसे खत्म करूंगा। क्यों? क्योंकि यह बच्चों के लिए लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, और बच्चों को इसको इस प्रकार से पढ़ाया गया है कि यह आसान भाषा में लिखी गई है। तो अगर आप बच्चों की किताब कक्षा 6, 7, 8 की किताब को पढ़ने के लिए 3 महीने 6 महीने लगा दीजिएगा, तो फिर बाकी सब्जेक्ट कब पढ़िएगा? तो आपको अपने आप को स्ट्रेच करना है, आपको जो है अपने आप को चैलेंज करना है और ये कहना है कि नहीं, मैं कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 की इतिहास की एनसीईआरटी 1 महीने में ही खत्म करूंगा। ठीक है, आपको खुद को ये टारगेट देना है कि मैं 1 महीने में सारी एनसीईआरटी पढ़ लूंगा हिस्ट्री की। क्यों? क्योंकि मुझे बाकी बुक्स भी पढ़नी है ना। हिस्ट्री की एनसीईआरटी है,
ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, पॉलिटी की एनसीईआरटी है, इकोनॉमी की एनसीईआरटी है, इसके अलावा जनरल साइंस की एनसीईआरटी है। इतनी सारी एनसीईआरटीज हैं। अगर केवल और केवल हिस्ट्री के एनसीईआरटी में ही आप 2 से 3 महीने लगा देंगे तो बाकी एनसीईआरटी कब पढ़िएगा? तो आपको जो है खुद को ये चैलेंज करना है कि मैं 1 महीने में, ठीक है, विद इन 1 मंथ ये सारी की सारी एनसीईआरटी खत्म करूंगा, और तभी जो है आप पूरा सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो कितना समय लगना चाहिए? 1 महीना। 1 महीने में जो है इसको खत्म करना है। ठीक, फिर उसके बाद इसका रिवीजन कैसे किया जाए, इसको रिवाइज कैसे किया जाए? तो यहां पे जो है आपको एक सूत्र दिया जाने वाला है जो है 1-1-1। ठीक, किस तरीके से कि आप इस तरीके से अपनी तैयारी कीजिए कि शुरुआत में तो 1 महीने में आप इसे खत्म कीजिए। ठीक, 1 महीने में पूरी एनसीईआरटी खत्म कीजिए। फिर उसके बाद जो है आप इसको 1 वीक में रिवाइज कीजिए। ठीक, मतलब आपकी पढ़ाई इस तरीके से होनी चाहिए कि पहले 1 महीने में पूरी एनसीईआरटी पढ़ ली और फिर उसके बाद इसको इस तरीके से पढ़ा है कि पूरे 1 वीक में आप इसको फर्स्ट टाइम रिवीजन कर सके। और फिर तीसरे चरण में जब आप आए, जब आप इसको सेकंड टाइम रिवाइज करने आए, तो मात्र 1 दिन में आप जो है इसको रिवाइज कर पाए। ठीक, तो 1 महीना, 1 वीक और 1 दिन, ये आपका टारगेट होना चाहिए कि अगर हिस्ट्री की एनसीईआरटी आपने 1 महीने में पहली बार पढ़ी, तो जब उसे दूसरी बार रिवाइज करने जाएंगे या सेकंड टाइम जब इसे पढ़ने जाएंगे, तब उसे मात्र 1 वीक में आप खत्म करेंगे। और जब आप सेकंड टाइम उसका रिवीजन करेंगे, तीसरी बार जब उसे पढ़ने जाएंगे, तो मात्र 1 दिन में उसे कंप्लीट कर लेना है। और इस तरीके से आप एनसीईआरटी को कम से कम 3 बार पढ़ पाने में सफल होंगे। ठीक है, तभी जो है आपका पूरा जो तैयारी है वो ज्यादा बेहतर तरीके से होगी। और ये तभी हो सकती है जब आप इसके नोट्स बढ़िया तरीके से बना पाने में सफल हो। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन ही उठता है कि आखिर इसके नोट्स कैसे बनाए जाए। तो इस पे मैं आपको ये सलाह दूंगा कि नोट्स के संदर्भ में आप पहली बार में ही, फर्स्ट टाइम रिवीजन में ही पूरे नोट्स बनाने पे नहीं जाएं। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है सोशल साइंसेस का, आपको जो है क्वेश्चंस की समझ नहीं है, आपको यह भी पता नहीं चल रहा कि उसमें से कौन से क्वेश्चन से, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले आपको उसे पढ़ लेना चाहिए। ठीक, पढ़ने के बाद आप उसके पास्ट ईयर क्वेश्चंस को देखें। पास्ट ईयर क्वेश्चंस को देखने के बाद आप उसे सॉल्व करने का प्रयास करें, और किसी टॉपिक विशेष में, किसी चैप्टर विशेष के क्वेश्चंस को कर पाने में अगर आप कठिनाई का सामना कर रहे हैं, तो उसके बाद ही जो है आप उसके नोट्स बनाएं। तो नोट्स बनाने की रणनीति क्या होनी चाहिए? सबसे पहले उसे पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखिए। पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखने के बाद उन टॉपिक्स की आप पहचान कीजिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही उन टॉपिक्स की भी पहचान कीजिए जो आपके लिए कठिन है, जिसमें आप सबसे ज्यादा गलती कर रहे हैं। तो नोट्स बनाने के संदर्भ में 2 चीजों पे ही नोट्स बनने हैं। पहला, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पे नोट्स बनेगा, और दूसरा उन टॉपिक्स पे नोट्स बनेगा जो आपके लिए डिफिकल्ट है। ठीक है, अगर पहले बार में ही सारे के सारे नोट्स बनाने जाइएगा तो होगा ये कि पूरी की पूरी एनसीईआरटी ही आप जो है उतार दीजिएगा, और इससे आप कभी भी 1 महीने में उसे खत्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन ये उठता है कि हम इसे लास्ट टाइम में रिवाइज कैसे करें, लास्ट टाइम में इसकी तैयारी किस प्रकार से करें। तो लास्ट टाइम की तैयारी के संदर्भ में मैंने आपको बताया कि आपको क्या रणनीति रखनी है कि 1 महीना, 1 वीक और 1 डे आपके नोट्स या आपकी तैयारी, आपका रिवीजन इस तरीके से होना चाहिए कि शुरुआत में आपने ज़्यादा समय दिया, फिर थोड़ा कम किया, और इस तरीके से जो है आपने इसके नोट्स बनाए, जो इस बात पर डिपेंड करेंगे कि उनमें कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से चैप्टर आपको टफ लगते हैं, किसका रिवीजन करने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है, उनका नोट्स बना के आपको जो है 1 दिन में उसको रिवाइज कर लेना है। ठीक, अब यहां पे क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर हम इसे याद कैसे रखें। तो याद रखने का तरीका क्या है? तो सबसे पहले रिवीजन एक तरीका है। ठीक, और दूसरा सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो दूसरा सबसे अच्छा तरीका है कि चीजों को आपस में आप जोड़ना सीखें, चीजों की आपस में आप इंडेक्सिंग करना सीखें। ठीक है, तो इसके माध्यम से आप जो है इसे बेहतर तरीके से याद कर पाएंगे। इसे हम आगे भी आपको बताएंगे। ठीक, तो शंका निवारण के संदर्भ में ये टेबल आप याद रखेंगे।
कि अगर मान लीजिए पहली शंका है कि पुरानी एनसीईआरटी पढ़ें या नई एनसीईआरटी पढ़ें, तो ये किस बात पे डिपेंड करता है? ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे डिपेंड करता है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब क्या हुआ कि आपके पास कितना समय है, ठीक, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, कौन से सब्जेक्ट को आपको ज्यादा समय देना है, कौन से सब्जेक्ट को आपको कम समय देना है। ये किस पे निर्भर करेगा? ये इस बात पे निर्भर करेगा कि आप उस विषय के साथ किस प्रकार का संबंध रखते हैं। क्या आप उस विषय के साथ सहज हैं? क्या आपको वो विषय कठिन लगता है? अगर आप उसको विषय आसान की तरह लेते हैं, आप उसे जल्दी पढ़ पाते हैं, जल्दी समझ लेते हैं, तो आप उसको जल्दी खत्म करना चाहिए। जो टॉपिक आपको कठिन लग रहा है, हार्ड लग रहा है, टफ लग रहा है, उस पर आप ज्यादा समय दीजिए। ठीक, तो पुरानी और नई एनसीईआरटी के संदर्भ में भी यही बात लागू होती है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक, फिर उसके बाद क्या हमें कक्षा 9 से शुरू करना है या कक्षा 6 से शुरू करना है या 11-12 की एनसीईआरटी पढ़नी है? क्या हमें केवल स्टैंडर्ड पुस्तक पढ़नी है, प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तक पढ़नी है, कि सब पढ़नी है? तो यह भी जो है आपके बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है। यह जो है पास्ट ईयर क्वेश्चंस के आधार पर कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड किस प्रकार का है, इस बात पे डिपेंड करता है। ठीक, उसके बाद जो मैंने अगली बात बताई कि भाई कितना समय लगाना है, तो समय के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि आपको खुद को चैलेंज करना है, फास्ट रीडिंग करनी है और टारगेट ये करना है कि आप इसे 1 महीने में समाप्त कर दें। ठीक, ताकि आप इसे आगे चलकर रिवाइज कर सकें। फिर उसके बाद क्वेश्चन ये उठता है कि भाई आप नोट्स कैसे बनाएंगे? तो नोट्स के संदर्भ में मैंने आपको क्या बताया कि आप सबसे पहले उसे पढ़ जाइए, 1 महीने में पढ़ जाइए। फिर उसके बाद जब रिवीजन करने जाएं तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए रिवीजन करें। इससे आपको यह पता चल पाएगा कि आखिर आप कौन से टॉपिक्स पे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, ऐसे टॉपिक्स कौन से हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उन टॉपिक्स के, ठीक है, उन टॉपिक्स के आपको शॉर्ट नोट्स बनाने, यानी पूरा लिख लेना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जो आपकी समझ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, आपको पूरा का पूरा नहीं लिखना, केवल और केवल उन्हीं पॉइंट्स को लिखना है जो आपको याद नहीं रहते या फिर एग्जाम के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन ये उठता है कि इसका रिवीजन कैसे करना है, इसको रिवाइज कैसे किया जाए। तो इसके संदर्भ में पहला टारगेट तो मैंने आपको बताया कि पहले एनसीईआरटी 1 महीने में खत्म कीजिए, फिर उसको 1 महीने में रिवाइज कीजिए, फिर उसको 1 दिन में रिवाइज कीजिए। यानी एक ही एनसीईआरटी, हिस्ट्री की एनसीईआरटी अगर मान लीजिए है, 3 बार पढ़ लेंगे, उसको 2 बार रिवाइज कर जाएंगे, तो इससे क्या होगा, वो आसानी से आपके दिमाग में चीजें बैठेंगी। और इसको लास्ट टाइम में रिवाइज करने के संदर्भ में, याद रखने के संदर्भ में क्या सूत्र बताया, तो इसमें इंडेक्सिंग बहुत महत्वपूर्ण है और कनेक्टिंग द थिंग्स, कनेक्टिंग द डॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम अभी आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण शंकाएं हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि आप जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं वह आप स्कूल के लिए नहीं पढ़ रहे, आप अपने कॉलेज के एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे। जो आप पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हैं, जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, वह आप अपने एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक, यानी आपको सबसे ज्यादा याद रखना है कि आप पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ें। ठीक है, सिलेबस के हिसाब से। आपके सिलेबस में वर्ल्ड हिस्ट्री है तो पढ़िए, आपके सिलेबस में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है छोड़ दीजिए। ठीक है, आपके सिलेबस में मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा पढ़िए, बाकी सब्जेक्ट को कम समय दीजिए। तो सबसे पहली बात आप याद रखेंगे कि आपको अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। जो आपका सिलेबस कह रहा है उसी सिलेबस को उतना टाइम देना है। जैसे कि चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे वो यूपीएससी हो, सब में आप ये देखेंगे कि जो आधुनिक भारत का जो इतिहास है, जो मॉडर्न इंडिया है, ठीक, मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न इंडिया से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बात ऑब्वियस है, ये बात एकदम क्लियर है कि आपको आधुनिक भारत पे सबसे ज्यादा समय देना है और आधुनिक भारत को सबसे ज्यादा पढ़ना है। ठीक, इसको किस तरीके से गाइड मिलेगा, मतलब ये कैसे निर्धारित होगा कि कौन सा टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ना है? तो इसके लिए सबसे पहले पाठ्यक्रम, फिर उसके बाद पास्ट ईयर के क्वेश्चंस। पहले पाठ्यक्रम, फिर उसके बाद पास्ट ईयर के क्वेश्चंस। इससे आप अपने आप ही समझ जाइएगा कि कौन सा सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आधुनिक भारत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आधुनिक भारत को आपको अच्छे से पढ़ना है।
इसका निर्धारण कैसे होगा? तो पास्ट ईयर क्वेश्चन से। तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस को देखिए, पाठ्यक्रम को देखिए और फिर उसके बाद इस बात को डिसाइड कीजिए कि आप कौन से सेक्शन को ज्यादा समय देने वाले हैं, कौन से सेक्शन के आपको नोट्स ज्यादा बनाने हैं। ठीक, और इसमें भी आपको क्रमिकता से अध्ययन करना है। क्रमिकता मतलब एक क्रम होना चाहिए, एक जो है आप कह सकते हैं एक चरण होना चाहिए, और इसमें जो है आप चीजों को आपस में जोड़ना सीखें, लिंक करना सीखें। ये कैसे होगा? तो देखिए, इसको बहुत आसानी से मैं आपको बताता हूं। जैसे कि कक्षा 6 की एनसीईआरटी है, कक्षा 7 की एनसीईआरटी है, कक्षा 8 की एनसीईआरटी है, कक्षा 9 की एनसीईआरटी है, कक्षा 10 की एनसीईआरटी है, कक्षा 11 की एनसीईआरटी है। कक्षा 11 की एनसीईआरटी में और कक्षा 12 की एनसीईआरटी में 4 पुस्तकें हैं, जिसमें से एक पुस्तक वर्ल्ड हिस्ट्री की है, 3 पुस्तक जो हैं वह प्राचीन, मध्यकालीन और किसकी हैं? आधुनिक की हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि क्लास 12th में जो 3 एनसीईआरटी हैं उनमें से 3 एनसीईआरटी प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत से जुड़ी हुई हैं। इसी प्रकार से कक्षा 6 की एनसीईआरटी प्राचीन भारत से जुड़ी हुई है, कक्षा 7 की एनसीईआरटी मध्यकालीन भारत से जुड़ी हुई है और कक्षा 8 की एनसीईआरटी आधुनिक भारत से जुड़ी हुई है। चीजें आपको सबसे अच्छे तरीके से तब याद रहेंगी जब आप एंशिएंट हिस्ट्री के सारे फैक्ट्स, एंशिएंट हिस्ट्री के सारी संकल्पनाएं एक साथ पढ़ें, एक साथ उसे याद रखें। जैसे कि कक्षा 6 की एनसीईआरटी पढ़ ली तो वो एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड है। अब कक्षा 6 की एनसीईआरटी प्राचीन भारत से संबंधित है, तो दूसरी जो एनसीईआरटी है जो कक्षा 11 की होगी, जो आपकी जो है भारतीय इतिहास के कुछ विषय, ठीक, कक्षा 11 की एनसीईआरटी जो विश्व इतिहास के साथ थी उसको उसके साथ जोड़ दीजिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब आप प्राचीन भारत पढ़ने जाएंगे तो कक्षा 6 की एनसीईआरटी पढ़ें, फिर उसके बाद कक्षा 11 की एनसीईआरटी पढ़ें, भारतीय इतिहास के कुछ विषय, तो आपस में दोनों चैप्टर जुड़ जाएंगे, है ना। इसका मतलब यह हुआ कि जब प्राचीन भारत पढ़ने जाइए, ठीक है, जब प्राचीन भारत पढ़ने जाइए तो कैसे पढ़िए? तो कक्षा 6 की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, कक्षा 6 की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए और कक्षा 11 की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। ठीक, कक्षा 11 की एनसीईआरटी में प्राचीन भारत के कुछ विषय, ठीक है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, भारतीय इतिहास के कुछ विषय। तो इससे क्या होगा? प्राचीन भारत कवर हो जाएगा। जब मध्यकालीन भारत पढ़ने जा रहे हैं तो कक्षा 7 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे और कक्षा 12 की भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2, वो क्या है? मध्यकालीन भारत कवर कर लेगा। जब मॉडर्न इंडिया पढ़ने जाएंगे तो कक्षा 8 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे और कक्षा 12 की जो तीसरी है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3। इससे क्या होगा कि सारे सब्जेक्ट आपस में जुड़ जाएंगे, सारी चीजें आपस में जुड़ जाएंगी और इससे दिमाग में चीजें ज्यादा याद रहेंगी। ऐसा नहीं करेंगे कि कक्षा 6 की पढ़ ली फिर कक्षा 9 की पढ़ ली, तो कक्षा 9 की किताब कक्षा 6 की किताब से किसी तरीके जुड़ी नहीं है, तो इससे क्या होगा? चीजें आपको याद ही नहीं रहेंगी। तो चीजों को आपस में जोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसी एक क्रम के हिसाब से पढ़ेंगे तो ज्यादा चीजें अच्छी तरीके से याद रहेंगी। ठीक, इसके अलावा अब कैसे पता चले, जैसे कि मान लीजिए मैंने बता दिया, कैसे पता चले कि भाई कौन सी किताब में कौन कौन से जो हैं चैप्टर्स दिए गए हैं, कौन कौन सी किताबों में कौन कौन से भाग से संबंधित है। जैसे कि मैंने बताया कक्षा 6 की किताब और कक्षा 11 में भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, हमारे अतीत भाग 1 और भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, दोनों प्राचीन भारत से हैं। कैसे पता चला? तो इसके लिए आप उसकी इंडेक्स पे ध्यान दीजिए। ठीक है, जैसे ही पुस्तक खोलेंगे उसकी इंडेक्स आती है, उसके इंडेक्स में चैप्टर्स लिखे हुए हैं, चैप्टर से पता चल जाएगा कि ये चैप्टर जो है प्राचीन भारत के हैं, इस किताब में भी चैप्टर प्राचीन भारत के दिए हुए हैं, दोनों को आपस में पढ़ लीजिए, एंशिएंट हिस्ट्री कवर। मिडिवल हिस्ट्री में भी ऐसे इंडेक्स दीजिए, इंडेक्स पे ध्यान दीजिए, जो जो आपस में जुड़े हुए हैं उनको पढ़ जाइए। ठीक, और इसके माध्यम से आप जो है एनसीईआरटी पुस्तक का अधिकतम उपयोग कर सकेंगे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जो एनसीईआरटी बनाई गई है वह नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 के आधार पर बनाई गई है। और जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है वह मुख्य रूप से बच्चों को सिखाने पे बल देता है और इसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने पर बल देता है। तो एनसीईआरटी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी गई हैं, एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, एनसीईआरटी में बहुत सारे कैरेक्टर्स दिए गए हैं जो आपको सोचने के लिए विवश करते हैं। तो उन सभी को आपको ध्यान रखना है, तभी जो है आप एनसीईआरटी पुस्तक का अधिकतम उपयोग कर पाएंगे। इसमें आपको इंडेक्सेस को ध्यान में रखना है, इसमें आपको जो उसमें चित्र दिए गए हैं उनको ध्यान में रखना है और
कई बार ये देखा गया है कि एनसीईआरटीज में जो चित्र दिए होते हैं, जो बॉक्स इंफॉर्मेशन दी गई होती है, जो इंडेक्सेस दिए गए होते हैं, जो फ्लो चार्ट्स वगैरह दिए गए होते हैं, उन्हीं सब से जो है यूपीएससी या पीसीएस वगैरह में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। यानी एनसीईआरटी को आपको बच्चों की किताब की तरह नहीं लेना है, बहुत गंभीरता से लेना है और इसमें छोटी से छोटी बात को ध्यान रखना है। ठीक, याद रखने पे बल देना है, आपस में इनको जोड़ने पर बल देना है, रिवाइज करने पर बल देना है, तभी जो है आप एनसीईआरटीज का सबसे बेहतर तरीके से उपयोग कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि हाल के वर्षों में यूपीएससी और पीसीएस वगैरह में आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति पर काफी बल दिया गया है और कला और संस्कृति के चलते, इस पर बल दिए जाने के चलते जो फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी है, ठीक है, फाइन आर्ट्स की जो एनसीईआरटी है, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, भारतीय कला का परिचय भाग 1 और भारतीय कला का परिचय भाग 2, वह भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट हो गई है, तो उसको भी आपको पढ़ने की जरूरत है। और इसमें भी जो है आपको क्या करना होगा, इंडेक्सिंग करके चीजों को याद रखना होगा। कैसे कि जब भी हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं, जब भी हम कला और संस्कृति पढ़ते हैं, तो मुख्य रूप से उसमें 3 विधाओं पे, जो कला की 3 विधाएं हैं उस पर सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है। 3 जो उसके आप कह सकते हैं डायमेंशंस हैं, उस पर बल दिया जाता है। इसमें मुख्य रूप से बल दिया जाता है स्थापत्य कला पे, ठीक, इसमें मुख्य रूप से बल दिया जाता है चित्रकला पे, इसमें मुख्य रूप से बल दिया जाता है, ठीक, मूर्ति कला पे। तो ये तीनों की तीनों जो कला की विधाएं हैं, इन तीनों की तीनों कला की विधाओं को जब आपस में जोड़ के पढ़िएगा तो बहुत अच्छे तरीके से चीजें याद रहेंगी। जैसे कि मान लीजिए ये एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट की एनसीईआरटी है और इसमें जो है इसका क्या दिया गया है, कंटेंट्स यानी इंडेक्स दिया गया है। तो अगर मान लीजिए आपको एंशियंट हिस्ट्री में या मध्यकालीन भारत वगैरह में, आधुनिक भारत वगैरह में स्थापत्य कला के बारे में जानना है, तो स्थापत्य कला से संबंधित जो चैप्टर्स हैं उनको एक साथ पढ़ जाइए। जैसे कि आप देखेंगे कि स्थापत्य कला में जो सिंधु घाटी की कला है उसमें स्थापत्य कला के उदाहरण देखने को मिलते हैं, यानी चैप्टर 2 पढ़िए। मौर्य कला में स्थापत्य कला के उदाहरण देखने को मिलते हैं, चैप्टर 3 पढ़िए। मौर्योत्तर काल में हमें आर्किटेक्चर यानी स्थापत्य कला के उदाहरण देखने को मिलते हैं, तो वो चैप्टर पढ़िए। फिर उसके बाद जो है आप टेम्पल आर्किटेक्चर, जो मंदिर मूर्ति कला है उसके बारे में, या फिर कह सकते हैं मंदिर स्थापत्य कला है उसके बारे में पढ़िए। और इसके माध्यम से फिर आगे जो है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में पढ़िए। यानी जब आपको स्थापत्य कला का ज्ञान प्राप्त करना हो तो कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 2 पढ़ लेंगे, चैप्टर 3 पढ़ लेंगे, चैप्टर 4 पढ़ लेंगे, चैप्टर 6 पढ़ लेंगे और चैप्टर 8 पढ़ लेंगे। इन सब का संबंध किससे है, तो इन सब का संबंध स्थापत्य कला से है। अब अगर मान लीजिए आपको चित्रकला का ज्ञान प्राप्त करना है, तो चित्रकला में क्या है, तो प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग, ये पहला वाला चैप्टर पढ़ जाइए। और फिर उसके बाद लेटर म्यूरल ट्रेडिशन, 5वां वाला चैप्टर पढ़ जाइए। तो पहला वाला चैप्टर और 5वां वाला चैप्टर किससे संबंधित हो जाएगा, तो चित्रकला से संबंधित हो जाएगा। और जब मूर्ति कला का ज्ञान प्राप्त करना हो तो मूर्ति कला का ज्ञान जो है क्लास जो 11वीं की किताब है उसमें चैप्टर नंबर 7 में दिया गया है। तो ये क्या है, ये इंडेक्स का सबसे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल है। आपको ये पता होना चाहिए कि भारतीय कला और संस्कृति में जब हम आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं तो उसमें 3 विधाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला। और स्थापत्य कला का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक की स्थापत्य कला का ज्ञान होना चाहिए। तो जो जो चैप्टर्स में स्थापत्य कला के बारे में दिया है उन चैप्टर्स को एक साथ पढ़ जाइए। फिर चित्रकला का ज्ञान प्राप्त करना हो तो चित्रकला से रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं उनको एक साथ पढ़ जाइए। और जब मूर्ति कला का ज्ञान प्राप्त करना हो तो मूर्ति कला से संबंधित जो महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं उनको एक साथ पढ़ जाइए। इससे ना केवल चीज़ें आपस में आप जोड़ पाएंगे, वह आपस में जुड़ाव के माध्यम से आप उन्हें याद भी कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि हैज़ार्ड वे में जो भी किताब मिल रही है उठा के पढ़ना शुरू कर दीजिए, कोई भी चैप्टर मिल रहा उठा के पढ़ना शुरू कर दीजिए। इससे होगा क्या, पढ़ तो लीजिएगा लेकिन वो कभी याद नहीं रहेगा। ठीक, याद रखना है तो चीज़ों को आपस में जोड़ना सीखिए, चीज़ों को आपस में जोड़कर याद रखना सीखिए, उसकी इंडेक्सिंग करना सीखिए, आपस में अंतर संबंधित करना सीखिए, कनेक्टिंग द डॉट्स करना सीखिए। तभी जो है आप बेहतर तरीके से चीज़ों को याद कर पाएंगे और तभी जो है आप एनसीईआरटी का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं।
ठीक। अब उसके बाद जो है मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा कि किस तरीके से यूपीएससी ने अथवा पीसीएस वगैरह में लगातार क्वेश्चंस पूछे गए हैं सीधे सीधे एनसीईआरटी से। ठीक है, जैसे कि यूपीएससी में एक ये क्वेश्चन पूछा गया था बोधिसत्व पद्म पाणि के चित्र पर। यह आपसे पूछा गया था कि बोधिसत्व पद्म पाणि का जो चित्र है वो कहाँ पे है, अजंता में है कि बादामी में है कि बाग में है कि एलोरा में है। तो आप ये पाएंगे कि जो आपकी फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी है, ठीक, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, उसमें सीधा सीधा एक चित्र दिया हुआ है। केवल अगर आप चित्र भी देख लेते तो सीधा सीधा इस क्वेश्चन का जवाब लिख सकते थे। ठीक है, ऊपर देखिए लिखा भी है पद्म पाणि बोधिसत्व अजंता केव नंबर 1। केवल और केवल चित्र देखने से एक सवाल आपका यूपीएससी का हल हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पे दिया गया है, तो एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट में दिया गया है। ये आपको एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस को बताता है और ये केवल एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जैसे कि यूपीएससी ने एक बार मार विजय पे क्वेश्चन पूछा था, यूपीएससी ने एक बार बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा पे क्वेश्चन पूछा था, और ये मार विजय भूमि स्पर्श मुद्रा का जो आप कह सकते हैं चित्र है वह भी एनसीईआरटी में दिया गया है और सीधा सीधा उठा के क्वेश्चन उन्होंने जो है इससे पूछ लिया। केवल चित्र भी देख लेते तब भी जो है आप इसका क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। इसके अलावा महाबलीपुरम पे यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है और महाबलीपुरम में जो गंगा अवतरण का दृश्य है, ठीक, अर्जुन की तपस्या का दृश्य है, वो कहाँ पर है, ये चित्र जो है एनसीईआरटी में दिया गया है और इसके माध्यम से आप इसको ना केवल आसानी से याद रख सकते हैं बल्कि आसानी से इसका उत्तर भी दे सकते हैं। ये इस बात को बताता है कि किस तरीके से एनसीईआरटी आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसी प्रकार से जो है यूपीएससी ने जो आप कह सकते हैं कि मूर्तियां हैं, जिसमें आप कह सकते हैं दशावतार टेम्पल जो देवगढ़ में अवस्थित है ललितपुर जिले में, वो शेष शयन विष्णु की मूर्ति, इस पे जो है क्वेश्चन पूछा था। एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि धौली में जो एलिफेंट है वो किस काल का है, उससे संबंधित क्वेश्चन भी जो है सीधे सीधे एनसीईआरटी में दिए गए हैं और केवल एनसीईआरटी को पढ़ने से, उनके चित्रों को देखने से आप इनको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से आज के इस इंट्रोडक्टरी सेक्शन में, आज के इस परिचयात्मक कक्षा में हमने मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया कि आप किस तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ें, आप किस तरीके से एनसीईआरटी को रोकें, आप किस तरीके से एनसीईआरटी को जो है ध्यान दें। आगे की क्लास में हम क्लास 6 से कक्षा 6 की एनसीईआरटी से शुरू करेंगे और चैप्टर वाइज जो है हम इसे लेकर आगे बढ़ेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।